हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके कंप्लीट जीके और जीएस के सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित देख रहे हैं। जो ये प्रश्न है एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है, क्योंकि बीपीएससी में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैं इन प्रश्न जो प्रश्न ली हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है। आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले साइंस की 3 क्लास जा चुकी है, आज चौथी क्लास है। इसी के साथ साथ भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सभी सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है और वर्तमान में दिया जा रहा है। आप यदि उन सबको देखना चाह रहे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन सब का व्यवस्थित ढंग से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां जा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। और जो ये सीरीज चल रही है वो बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी, जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए, तथा सीटेट, एसएससी, रेलवे, अन्य वनडे एग्जाम, जितने भी भारत में वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। दोस्तों, यूट्यूब पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीके और जीएस का कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्नों को कराया जा रहा है। आप लोग यदि परीक्षा को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमसे जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक अनुमोदन है कि आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। इसके साथ साथ शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी की आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण। आज हम लोग इससे पहले भौतिक विज्ञान का कुछ प्रश्नों को करवाई हूँ और जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों को करवाई हूँ। आज हम लोग रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या सहित। प्रश्न 1 है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है कौन कौन है? जो परमाणु है, जिसका परमाणु का निर्माण में किन किन मौलिक कणों का शामिल होते हैं उसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के संगठन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परमाणु का निर्माण करने में वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे, तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। इससे सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है परीक्षाओं में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किए हैं। इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित कण होता है। जो इलेक्ट्रॉन है एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण है। प्रश्न इससे भी बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशी और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 2 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? लिग्नाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्युमिनियम है उसको बनाने में मुख्य खनिज बॉक्साइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एल्युमिनियम धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। जो एल्युमिनियम है वो धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है, जो एल्युमिनियम में जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघातवर्धन, तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत का सुचालक धातु है। यह चमक युक्त, तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत का सुचालक धातु है।
प्रश्न नंबर 3 है, कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? लोहा जस्ता का, टिन तांबा का, टिन जस्ता का, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दिया है कांसा निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? लोहा जस्ता से, तांबा टिन से, टिन जस्ता से, या इनमें से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो कांसा है वो तांबा और टिन के मिलने से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कांसा तांबा यानी कॉपर और टिन के मिश्र धातु है, जिसमें सामान्यतः तांबा 88% और टिन की मात्रा 12% होती है। कांसे का उपयोग बर्तन व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो परिवर्तन होते हैं। तो वही भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, पानी में चीनी का घुलना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि यदि उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देने के बाद, कुछ क्रियाओं के बाद उसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी को पुनः पानी को गर्म करके उसको मतलब सुखा करके चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि दूध से जब दही बन जाएगा तो कोई भी क्रिया कर ले, दही से दूध नहीं बन पाएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाएगी तो वह पुनः मोमबत्ती नहीं बनेगी। इसलिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में घुलना, पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, किसी वस्तु का राख बनना, जिससे मतलब वो पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाए। कोई वस्तु यदि किसी के साथ क्रिया करके पुनः उस अवस्था में न आए, उसे रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है यदि जैसे पानी में चीनी को घोल लेंगे तो पुनः पानी को जला करके चीनी प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति, माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तित आदि में होता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जो भौतिक परिवर्तन हो अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है प्रक्रिया में किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि वाष्प द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब जल का वाष्प बन जाता है तो उससे पुनः जल प्राप्त किया जा सकता है, और पानी में चीनी का घुलना से भी चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ पुनः पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाते हैं। इस तरह भौतिक परिवर्तन हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन होते क्या है। भौतिक परिवर्तन से यदि कोई उदाहरण आए तो आप कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो कपूर ठोस होता है, कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है? हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई, किसके रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बामेट कीटनाशकों उत्पादन की प्रक्रिया से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान है। प्रश्न दिया है, एक विलयन
लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान है कितना है? 7 है, 6.5 है, 5 है, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आइए जान लेते हैं कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान कितना होता है। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का एक रंजक है। जो लिटमस है मूल रूप से बैंगनी पर्पल रंग का एक रंजक है, जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों के परीक्षण के लिए लाल तथा नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। कितने पर? 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 4.5 से कम पीएच मान प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 8.3 से अधिक पीएच मान को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 8 है, किस गैस के कारण पाव रोटी जो आप खाते हैं, केक जिसका बर्थडे मनाया जाता है, केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? आपको पता है जो पाव रोटी होता है और केक होता है इतना स्पंजी और मुलायम किस गैस के कारण होता है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पाव रोटी और केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। पाव रोटी या केक पाव रोटी या केक वह अन्य ऐसे पदार्थों से को तैयार करने की प्रक्रिया है। पाव रोटी या केक वह अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया में उनमें बेकिंग पाउडर जैसे बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल, कॉर्नस्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिस वो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी प्रश्न बन जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। एवं बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाव रोटी या केक फूलकर, यहाँ पे फूलकर होगा, फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, एक प्राकृतिक बहुलक है नायलॉन, बैकेलाइट, सेल्यूलोज, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो एक प्राकृतिक बहुलक सेल्यूलोज है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेल्यूलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बैकेलाइट और नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? कोक, पेट्रोलियम, कोल गैस, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी पर आंतरिक भागों में दबे जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। इसका प्रश्न 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? कोक, कोल गैस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये एक प्राकृतिक ईंधन है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक जरूर करिएगा और शेयर अपने मित्रों में, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम 2 लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। चलिए चलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय